देखेंगे क्या, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता। तो कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉलीपॉप देती गई और व्यापार फैलाती गई। मुगल बादशाहों में औरंगजेब, औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु हो गई। 1707 में मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार, सारे सूबेदार सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी ताकत दिखाने लगे। ये जमींदार मिलकर अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अब बड़ी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी। दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, कब्जे पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे इस लॉलीपॉप से। लॉलीपॉप देते गए और व्यापार बढ़ाते गए। तो पूर्व में आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है कब, 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिसमें कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती भाई? कंपटीशन नहीं कर सकती, कंपटीशन नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमतों पर चीजें खरीद सकती थी, उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व से बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए के ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते थे, हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे और पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा कौन हुए? वास्को डी गामा ये पुर्तगाल से आए थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। पुर्तगाल के यात्री थे वास्को डी गामा ने 1498 में 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तराशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी, फिर इनके बाद कौन आए? डच, और फिर इसके बाद फ्रांसीसी। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापार भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी ही चीजें खरीदना चाहती थी। सारी कंपनियां एक ही चीजें खरीदना
चाहती थी। क्या क्या थी वो चीजें? यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े। क्या यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े? कहां के बने? भारत के बने सूती कपड़े। रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अब देखो क्या है, कॉम्पिटिटिव आ गए, कंपटीशन होने लग गया, तो भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। भाई हुआ क्या? मार्केट अगर पहले अंग्रेजों ने अपनी कंपनी की स्थापना की, फिर उसके बाद कौन आया? वास्को डी गामा आया, डच आए, फ्रांसीसी आए, तो अब कंपटीशन बढ़ गया और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा और बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने बाजारों में जो भी ये सारी कंपनियां थी, इसमें एक होड़ लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? होड़ लगी हुई थी। तो क्या हुआ? लिहाजा बाजारों में क्या हुआ? कब्जे की इस होड़ ने क्या किया? व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। क्या कर दी? लड़ाइयों की शुरुआत कर दी और लॉलीपॉप देते रहे और व्यापार करते रहे। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। अब इनके टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीतिक को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कहां करती है ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत? बंगाल में। बंगाल व्यापार बंगाल में शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में 1651 ईस्वी में कहां लगती है? हुगली नदी के तट पर शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। क्या था इस फैक्ट्री में? वेयर हाउस था, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिसमें कंपनियों के अफसर बैठते थे। एक सिस्टम था पूरा। क्या था? सिस्टम था, वेयर हाउस था, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था और यहीं पर उनके दफ्तर भी बने हुए थे जिसमें कंपनियों के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ का एक किला बना लिया। किला बनाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी को भी खरीद लिया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इसमें से एक गांव कालिकता था। क्या था? कालिकता, जिसको वर्तमान में कहा जाता है कलकत्ता। कलकत्ता कहां है? कलकत्ता हुगली नदी के तट पर है। कहां पर है? हुगली नदी के तट पर है। और कलकत्ता में कौन सा स्टेडियम है? कलकत्ता में स्टेडियम भी है। कौन सा? ईडन गार्डन है। और क्या है? दक्षिणेश्वरी काली मंदिर भी है और गंगा सागर, उस एरिया उससे पार करके जाएंगे तो क्या है? गंगा सागर भी आ जाएगा वहीं। कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था। ये जो औरंगजेब था ना, जिसकी मृत्यु 1707 में हुई थी, वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। क्या कर दे? बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का, कंपनी भी कोई टैक्स ना दे और क्या करे? व्यापार
करने का फरमान कर दे जारी कि भाई व्यापार करे लेकिन टैक्स ना दे। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने लगी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते निजी तौर पर, भाई कंपनी के कुछ अफसर क्या थे, निजी तौर पर भी व्यापार चलाते थे, उन्हें वह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों ना करते भाई। बंगाल के नवाब कौन हुए, मुर्शिद कुली खां। और अब इस व्यापार के चलते युद्ध शुरू हो गए। 18वीं सदी के शुरुआती दौर में क्या हुआ, कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। भाई कंपनी और बंगाल के नवाबों का क्या हुआ था, टकराव बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब ने अपनी ताकत दिखाने लगे थे। भाई औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हुई और तो उसके बाद क्या हो, बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया। क्या कर रही थी कंपनी, कंपनी किलेबंदी कर रही थी, तो उसने क्या किया, किलेबंदी पर रोक लगा दी। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। भाई बंगाल सरकार की के राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। कंपनी का क्या कहना था, स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। क्या बढ़ानी होगी, आबादी बढ़ानी होगी। और आबादी कैसे बढ़ती है भाई, कमजोर आदमी जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला कर लेता है तो बड़े से बड़े ताकतवर को झंडू बाम बना देता है। झंडू बाम पीड़ा हरी बाम। ये सभी शासक थे, उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। ये क्या थे, सभी शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे जाने लगे। उससे सिक्के बनाने का अधिकार नहीं था, सिक्के बनाने का अधिकार नहीं था। और हुआ क्या भाई, अपमानजनक चिट्ठियां लिखी जाने लगी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया गया। कंपनी का कहना क्या था भाई, स्थानीय जो अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी तबाह हो रही है। क्या हो रही है, कंपनी तबाह हो रही है और इसके लिए क्या होगा, अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनः निर्माण कराना होगा। क्या कराना होगा, गांव खरीदकर किलों का पुनः निर्माण कराना होगा। और दिनों दिन ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति फ्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। किसके युद्ध में हुई, फ्लासी के युद्ध, फ्लासी का युद्ध। भाई युद्ध भी कई तरीके के होते हैं, एक हुआ फ्लासी का युद्ध। तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद, 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब हुए। कौन हुए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हुए। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था।
भाई कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी बेहतर, क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत पावरफुल व्यक्ति था, ताकत थी उसके पास, क्या थी, ताकत थी। और सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी। कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी एक ऐसा नवाब चाहती थी जो कठपुतली हो, जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, और कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। कंपनी को इसमें कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में जो स्थित थे इंग्लिश फैक्ट्रियों पर हमला बोल दिया, और नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के अधिकार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेर लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने भी क्या कर दिया, अपनी सेनाओं को रवाना कर दिया, और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने फांसी के मैदान पर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने फांसी के मैदान पर सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर, कौन हुआ सेनापति इसका, मीर जाफर, सेनापति मीर जाफर। मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना देगा। क्या कहकर भाई, उसको क्या दे दिया, वही लॉलीपॉप दे दिया। क्या दे दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर अपने साथ मिला लिया कि रॉबर्ट क्लाइव कौन था, अंग्रेज था, और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, लॉलीपॉप खाया और क्या कहा, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। भारत में कंपनी की यह पहली बड़ी जीत थी, लॉलीपॉप दे देकर कंपनी की सबसे बड़ी और पहली जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। सिराजुद्दौला को काम तमाम कर दिया, क्या कर दिया, और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। क्या था मूल उद्देश्य, भाई कंपनी का मूल उद्देश्य क्या था, व्यापार को फैलाना था, पैसा कमाना था। हड़प नीति आएगी, अभी हड़प नीति भी आएगी। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। क्या हुआ देखो, अब प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को तो मार दिया और मीर जाफर को नवाब बना दिया, लेकिन कंपनी अभी भी जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य व्यापार करना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता, अगर यह काम स्थानीय अफसरों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी
आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। क्यों नहीं चलते थे? क्योंकि आखिरकार भाई उन्हें भी अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने फिर लॉलीपॉप दिया किसको? कंपनी ने फिर लॉलीपॉप दिया मीर कासिम को। मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। कौन? मीर कासिम। कंपनी ने फिर लॉलीपॉप दिया किसको? मीर कासिम को, और मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई होती है। जब मीर कासिम भी परेशान करने लगा तब हुआ भाई बैटल ऑफ बक्सर। जब मीर कासिम भी कंपनी को परेशान करने लगा तब फिर हुआ 1764 में। 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर, और उसको भी हारना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। किसको? फिर उसके बाद दोबारा मीर जाफर को ही नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब हर महीने 5 लाख रुपए इसको कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चे निपटाने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, 1765 में 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हम खुद नवाब बनना चाहेंगे। अब क्या है? अब हम खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। और आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने अपनी कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। कब कर दिया? 1765 में। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का क्या कर दिया? दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत में ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। देखो, उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। और फ्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत से सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। और कंपनी के अफसर नवाब बन गए। क्या बन गए? कंपनी के अफसर नवाब बन गए। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाए, बाद में तो अवशेष बनना ही है। कंपनी के नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। नवाब बनने का मतलब क्या होता है कि अब सत्ता और ताकत दोनों आ गई है। लेकिन इससे कुछ और फायदे भी थे। इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह
जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनियों के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी 1743 में, जब वह इंग्लैंड से मद्रास, वर्तमान में चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहां उसकी दौलत पौंड में थी। किस में थी? पौंड में थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं है। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण मौत का निवाला भी बन गए और बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उसमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो चीजें धन दौलत लेकर वापस लौट गए, जो भी जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। उन्हें वहां के लोग क्या कहते थे? उन्हें वहां के लोग कहते थे नवाब। नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? नवाबों की नगरी। देखो, नवाब की तो बात ऐसी है, आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ही जाती हैं। सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ही जाती हैं। इसलिए हमें लिफ्ट बनना है कि सीढ़ियों से जाना है, हम पर निर्भर करता है। जीते जी धन दौलत लेकर जो वापस लौट गए, उन्हें आलीशान जीवन जिया। उन्होंने वहां के लोग उन्हें क्या कहते थे? नवाब कहते थे। और ये भारतीय शब्द है नवाब। नवाब भारतीय शब्द है नवाब और अंग्रेजी संस्करण बन गया नवाब। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात राज्यों पर कब्जे, रातों रात, और आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। कैसे देखते थे? नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। कंपनी का फैसला और शासन कैसे होता था? यदि हम 1757 से लेकर 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं कि अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। उसमें से किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का क्या किया? इस्तेमाल किया। राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संसाधनों का या साधनों का क्या किया? इस्तेमाल किया। उन्हें किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले क्या किया? राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंसी तैनात कर दिए। क्या कर दिए? रेजिडेंसी तैनात कर दिए। ये कंपनियों के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। क्या होते थे? राजनीतिक और
व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। क्या काम था उनका? भाई कंपनी के हितों की रक्षा करना और उसे कंपनी को आगे बढ़ाना। रेजिडेंट्स के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी सौंप दी। क्या कर दी? सहायक संधि। सहायक संधि भी सौंप दी। अब ये सहायक संधि क्या होता है? क्या होता है सहायक संधि? रूप देख ना उलझ, ये धोखे का जाल है। रूप देख कर ना उलझो, ये धोखे का जाल है। सुंदर चिकने जाम के भीतर ये नरकंकाल है। हर हर महादेव। रेजिडेंस के माध्यम से क्या हुआ? कंपनी के अधिकार भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, तो कई बार कंपनियों ने रियासतों पर सहायक संधि सौंप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, जो भी रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे कंपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। भाई कंपनी क्या करती थी? अगर कोई भारतीय शासक जुर्माना देने से क्या है, वो जो रकम तय की गई है, उस रकम देने से चूक गया, नहीं दे पाया, तो जुर्माने के तौर पर जो उसका इलाका था वो कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। कैसे? लॉलीपॉप देके। कैसे कब्जे में कर लेती थी? लॉलीपॉप देके। जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था, कौन? रिचर्ड वेलेजली। रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था। 1798 से लेकर 1805 तक था ये इसका शासनकाल। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अवध का नवाब, इस समय ये इसका शासनकाल क्या था? इसका शासनकाल था 1798 से लेकर 1805 तक। 1798 से लेकर 1805 तक। उस समय अवध के नवाब को 1801 में आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए जो पैसा अदा करने में चूक गया था, नहीं दे पा रहा था। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान कौन है भाई? ये टीपू सुल्तान दुनिया खिलाड़ियों से भरी पड़ी है। टीपू सुल्तान कौन था? दुनिया खिलाड़ियों से भरी पड़ी है। गेम खेलना नहीं, गेम पलटना सीखें। गेम खेलना नहीं, गेम पलटना सीखें। और दुनिया खिलाड़ियों से भरी पड़ी है। अब खिलाड़ी कौन है, गेम पलटने वाला कौन है? यथा दृष्टि तथा सृष्टि। टीपू सुल्तान जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। क्या किया कंपनी ने? प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारत राज्य मैसूर के उदाहरण, एक मैसूर दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? मैसूर। मसूर की दाल। मैसूर
हैदर अली शासनकाल, किसका शासनकाल था? हैदर अली का शासनकाल था 1761 से लेकर 1782। उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान का शासनकाल क्या हुआ? 1782 से लेकर 1799। शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में क्या हुआ? मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची, विक्स की गोली लो खिचखिच दूर करो, काली मिर्च और इलायची, काला सोना इसको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? काली मिर्च को काला सोना। और हमारा जो भारत है, हमारा देश भारत क्या है? सोने की चिड़िया। हमारा भारत सोने की चिड़िया है, नहीं है? है। इसीलिए तो अंग्रेजों ने लॉलीपॉप दिया और भारत को लूटा। उनका उद्देश्य, अंग्रेजों का उद्देश्य सिर्फ क्या था? अंग्रेजों का उद्देश्य शासन करना नहीं था। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? सिर्फ व्यापार करना था। क्या था? व्यापार करना था। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सत्ता भी हासिल कर ली, क्योंकि जब व्यापार करने में उनको कठिनाइयां आने लगी। कठिनाइयां क्या आने लगी? उनके व्यापार में अवरोध आने लगे। क्या आने लगे? अवरोध। तो उन अवरोधों को चीरते हुए, लॉलीपॉप देते हुए क्या है? अपनी सत्ता भी हासिल कर ली। मालाबार के तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से काली मिर्च और इलायची खरीदी थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, चंदन की लकड़ी। देखो, चंदन, लाल चंदन भी होता है, सफेद चंदन भी होता है, पीला चंदन भी होता है। चंदन कई प्रकार के होते हैं। चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान की इस कदमों से क्या हुआ? अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अब देखो क्या हुआ। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापार, इसने क्या किया? टीपू सुल्तान ने जो भारत में फ्रांसीसी व्यापारी थे उनसे क्या कर लिया? दोस्ती कर ली। क्या कर ली? इलू इलू, फिर दिया लॉलीपॉप। तो घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए और उनकी मदद से सेना का क्या कर दिया? आधुनिकीकरण कर दिया। और सुल्तान के इस कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग थी। किसकी आखिरी जंग? कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। होली भी आ रही है, नहीं आ रही है होली? शिवरात्रि भी गई, अब होली आ गई। 2 दिन का मेला, आगे अकेले जाना है, जीवन तो तय है पर मोक्ष महादेव से पाना है, हर हर महादेव। देखो, अंग्रेजों को क्या लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी था। फलस्वरूप उन्होंने क्या किया? मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई और आखिरी जंग श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हेतु टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि सौंप दी गई। अब आ गए भाई मराठे। आजा माजी सक्तेली। मराठे 18वीं शताब्दी के आखिर से ही कंपनी मराठों की ताकतों को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 18वीं शताब्दी के आखिर में
मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने की सोचने लगी थी। और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में, 1761 पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, ये ले, ठीक। बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा, सर्वोच्च मंत्री, पेशवा किसको बोलेंगे, सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। कहां रहता था, पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मराठों को भी भाई घुटने टेकने पड़े। मराठों को ऐसा लॉलीपॉप दिया कि मराठों को भी अपने घुटने टेकने पड़े। पहला युद्ध 1782 में सालवाई की संधि के साथ खत्म हुआ। पहला युद्ध 1782 में सालवाई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया, कोई भी पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग पर अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए और 1817 से लेकर 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास पड़ता है बिठूर, कानपुर के पास बिठूर में क्या कर लिया, पेंशन पर भेज दिया गया। पेंशन पर। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। क्या हो गया, कंपनी का नियंत्रण हो गया। सर्वोच्चता का दावा करने लगी कंपनी, सर्वोच्चता का दावा। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 19वीं सदी के शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की क्या हुआ, आक्रामक नीति पर चलने लगी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत हुई। सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक चली। यह प्रक्रिया बेरोक-टोक चली। बेरोक-टोक क्या होता है, बिना रोक-टोक के। जब अंग्रेजों ने कित्तूर, कर्नाटक के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना से यह प्रतिरोध जारी रखा गया। रायना ने क्या किया, यह प्रतिरोध जारी रखा और चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को भी नष्ट किया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी
रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। किससे डरी हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो लॉलीपॉप देती हुई आ रही है, रूस के प्रभाव से डरी हुई थी। क्यों? देखो, एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले, इस बात का जो है क्या था? प्रभाव पूरे एशिया में। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने की उनकी क्या था? अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित किया। क्या किया? अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित किया। 1843 में सिंध भी कब्जे में कर लिया। क्या कर लिया? सिंध भी कब्जे में कर लिया। क्या कर लिया? सिंध भी कब्जे में कर लिया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। इसके बाद पंजाब की बारी थी, जहां महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब राजा, कौन से राजा हुए? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। कंपनी की दाल नहीं गलने दी बिल्कुल भी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। कब कर लिया पंजाब का अधिग्रहण? 1849 में। 1849 में अधिग्रहण कर लिया। विलय की नीति। विलय क्या होता है? आदि शक्ति है वो देवों के देव हैं, गंगा जिनकी जटा में बसती, वो मेरे महादेव हैं। बोलो हर हर महादेव। विलय नीति, ध्यान से देखिएगा। विलय नीति, विलियन होता है, विलियन, विलय नीति। एक तो विलियन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, विलियन, ये विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरकार लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। डल झील कहाँ है? डल झील जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई, जिसे क्या कहा गया? विलय नीति का नाम दिया गया। और यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, ये जो विलय की नीति का सिद्धांत है, इसको किसने? डलहौजी ने इसको लागू किया। और इस सिद्धांत में क्या था भाई? क्या था इस सिद्धांत का? अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है। अगर उस शासक की मृत्यु होगी और उसका कोई शासक जो उसका क्या है? वारिस, कोई पुरुष नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का वो अब हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे कि सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर, नागो के नाग, नागपुर 1853, झांसी की रानी कौन हुई?
रानी लक्ष्मीबाई। झांसी 1854। 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। 1856 में 1856 में अवध को भी अपने कब्जे में कर लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। इसलिए वो अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। नए शासन की स्थापना कैसे हुई? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी को ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी। कौन कौन सी थी? बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। इन प्रेसिडेंसी का शासन गवर्नर के पास होता था और उससे ऊपर होता था गवर्नर जनरल। इनका शासन किसमें होता था? इनका शासन करते थे गवर्नर, और गवर्नर से ऊपर होता था गवर्नर जनरल। भाई गवर्नर हुआ और गवर्नर से ऊपर हुआ गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में क्या प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। हर जिले में क्या होंगी? 2 अदालतें होंगी। एक तो होगी फौजदारी अदालत और दूसरी होगी दीवानी अदालत। 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की। कब की यह व्यवस्था? 1772 में वारेन हेस्टिंग ने किया। ये फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। इनके मुखिया कौन होते थे? यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए क्या करते थे? भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करने के समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनबी हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय
न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी 1778 में। यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का, अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है बच्चे आगे पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है ना, क्या होता है ध्यान से कब पढ़ेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वही बात आ जाएगी ना। फिर कौन सी बात आ जाएगी कि लिफ्ट से जाना है या सीढ़ी से जाना है। भाई लिफ्ट तो जो है कभी भी खराब हो सकती है, किसी भी स्थिति में खराब हो सकती है, रुक सकती है, लेकिन सीढ़ियां तो नहीं रुक सकती ना। समझ पाए बात को? देखो डिलीट जितना तेजी से होता है उतनी तेजी से डाउनलोड नहीं होता। तुम जितनी जल्दी डिलीट कर सकते हो उतनी जल्दी डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि समय सर्जन में लगता है, विसर्जन में नहीं। चाहे वो एप्लीकेशन हो या फिर हो रिश्ते। बनाने में समय लगता है, तोड़ने में समय लगता है, नहीं लगता। किसी भी चीज को तोड़ने में समय नहीं लगता। कंपनी की फौज, आर्मी, वन मैन आर्मी, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उनकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी, तीरंदाजी भी आती थी और तलवारबाजी भी आती थी, क्योंकि प्रशिक्षित थे। क्या थे? प्रशिक्षित थे, प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। भाई स्थानीय जमींदार जो थे मुगलों को जरूरत पड़ने पर, जब भी मुगलों को जरूरत पड़ती थी तो स्थानीय जमींदार क्या थे, उनको पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लग गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, भर्ती अभी उत्तराखंड की भर्ती भी चल रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। 1820 जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था। ये अफगानिस्तान, मिस्र और बर्मा में भी लड़ रहा था, जहां के जो सिपाही थे क्या थे, मस्केट, तोड़ेदार बंदूक। मस्केट क्या होती? तोड़ेदार बंदूक, तोड़ के लोड करा। और हथियार हमेशा क्या है? लोड करके रखना चाहिए। हथियार हमेशा लोड करके रखना चाहिए, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए ठोकने की। तो तोड़ेदार बंदूक और मैच लोक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उनकी पैदल टुकड़ियां ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। क्या दिखाता है? इस दुनिया की झलक दिखाता है। अब इस लॉलीपॉप का क्या निष्कर्ष निकलता है? इस लॉलीपॉप का निष्कर्ष निकलता है क्या, कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी के
शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से, क्या है भाप तकनीक, स्टीम, आजकल खाते हैं ना वो मोमोज खाते हैं ना, मोमोज क्या होते हैं, एक तो मोमोज कौन से होते हैं, स्टीम मोमोज होते हैं, स्टीम मोमोज, और दूसरे वाले मोमोज प्लेन जो स्टीम नहीं किए होते, क्या बोलते हैं उनका, नहीं मालूम। एक तो तले हुए और एक स्टीम वाले, स्टीम से पकाए जाते हैं, भाप से, जैसे मोमोज पकाए जाते हैं ना भाप से। तो शुरुआत में जब नई भाप तकनीक की के आने से यह प्रक्रिया और भी तेज हो गई। तब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6 माह लग जाते थे। क्या लग जाते थे? भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने लग जाते थे, और भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्ते में समेट दी। कितने हफ्ते में समेट दी? 3 हफ्ते में समेट दी। जब भाप से जो है जहाज चलने लगे तो जो यात्रा 6 से 8 महीने में होती थी वो कुछ हफ्तों में होने लगी। और इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। भारत बहुत दूर देश है, बहुत दूर देश है, दूर देश से आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। देखो लॉलीपॉप में कितनी पावर है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था, और देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। एक तो प्रत्यक्ष रूप से होता है और एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस प्रकार क्या हुआ, व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। दास, देखा है तूने दास? माथे पर तिलक, दिल में मूरत, होठों पर उसका ही तो नाम है, किसका? महादेव की भक्ति ही मेरा सबसे पहला काम है। महादेव की भक्ति ही मेरा सबसे पहला काम है। 2 दिन का मेला। देखो दास प्रथा क्या होती है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका का नाम सुना है आपने? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा। बहुत ही सुंदर कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, जिससे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल बाग बाग हो जाएगा। वो गाना सुना है कौन सा, कि दिल करे चू चे, सुना है? नहीं सुना? डच व्यापारी, कौन से व्यापारी? डच व्यापारी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। कहां पहुंचे? 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर, जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। बंधक बनाया, जंजीर में बांधा और बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय, दास प्रथा की समाप्ति कब हुई? 1834 में। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर स्थित कैप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। और 1824 में कैप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा, कहते ना आंखों देखा हाल,
आंखों देखा हाल। क्या सुनाया आंखों देखा हाल? क्या था कि यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने क्या किया, अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे, एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे, वहां होने वाली नीलामी में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। मां ने चिंता जताई, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्ची की तरफ देखा। क्यों? क्योंकि मां को किसी और किसान को बेच दिया और बच्चों को किसी और किसान को बेच दिया। देखो कितने दुखद भरी बात है, नहीं है? हर चीज का समाधान है, लेकिन वह समाधान आपके अंदर है, बस उसे अच्छे से जानने की जरूरत है। कितनी दुखी हुई होगी वो माँ। उस माँ को किसी और किसान ने खरीदा और उस बच्चों को, उसके बच्चों को किसी और ने खरीदा। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। इसी के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।